हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक जायसवाल और बात करते हैं आज क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो शेयर किए आपके साथ, आपने पढ़ा है, सराहा है, इसके लिए धन्यवाद। और अब आगे की हम बात करते हैं। तो इस चैप्टर में अब तक हमने लगभग काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसमें नेशनलिज़म है, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई, क्या क्या चीज़ें हुई, नेशन स्टेट के बारे में, ओके, जो फ्रेडरिक सरियू का इमेज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेशन का आइडिया ऐसा क्यों महसूस किया गया, क्या चीज़ें हुई, क्या असर रहा, उससे क्या चेंजेस हुए पूरे यूरोप में, कंट्रीज़ में, अलग अलग यूरोपियन नेशंस में। नेपोलियन बोनापार्ट का हमने पढ़ लिया, उन्होंने क्या काम किया। उसके बाद उनका डिफीट होता है और डिफीट के बाद की टॉपिक अब हमारी शुरू होती है, क्योंकि 1815 में, ठीक है, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए 4 पावर्स से। 4 यूरोपियन पावर्स वर देयर। कौन कौन से आप बताइए एक बार। यस, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये जो 4 बड़े पावर्स थे, उन्होंने मिलके नेपोलियन से लड़ा था और नेपोलियन हार गए थे। जब नेपोलियन हार गए, चूँकि नेपोलियन ने क्या किया था, जो मोनार्कियल सिस्टम था उसका एंड क्या था, कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, वो अलग बात है कि एज अ डिक्टेटर के रूप में काम करने लग गए। बट जब नेपोलियन को हराया गया, इसके बाद नया कंजर्वेटिज़म शुरू हो गया, ठीक है, न्यू कंजर्वेटिज्म ऑफ 1815, ठीक है, आफ्टर 1815। ये हमारा स्टार्ट होता है आज का टॉपिक हमारा। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, पहली बात तो कंजर्वेटिज्म होता क्या है इसको समझ लीजिए आप, क्या मतलब है इसका। कंजर्वेटिव्स का मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए और बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो आजकल हम जैसे बोलते हैं ना कि ये मत करो, ऐसे मत रहो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो हम ऐसे इंसान क्या बोलते हैं, इन्फीरियर ऑफ माइंड का होता है, उसको हम बोलते हैं रूढ़िवादी सोच का है, ठीक है। आपको जैसे घर के औरतों को कहा जाए घूंघट, यानी जो सर का पल्लू है वो बना के रखिए। तो आज के समय में ये चीज़ें सही नहीं लगती ना, लॉजिकल, क्योंकि अब सोसाइटी हमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, 21st सेंचुरी साइंस का एज है, ऐसे में सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो कुछ ऐसा ही है कंजर्वेटिज्म, जहाँ पर इन्हें पुरानी सोच, पुरानी परंपरा ही अच्छी लगती है, उन्हीं को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। तो ये तो बिहेवियर की बात हो गई थी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में। तो वो उनका जो विश्वास था, दे बिलीव्ड इन इस्टेब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी। सो कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है, ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मीन्स क्या है इनका जो कंजर्वेटिज्म है, इनका थॉट है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, सामाजिक व्यवस्था है, ताना बाना है, जो सिस्टम बनाया गया है, वो चलता रहे, यानी एक तरह से मोनार्की चलती रहे। ये फ्रीडम वाली चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक मोनार्क हो, एक रूलर हो जो पूरे क्षेत्र को गवर्न करे, रूल करे, ऐसा थॉट, ठीक है। मोनार्क में रूलर्स हों, रूलर की फैमिली हो, चर्च जो हो उनको फिर से पावर मिल जाए, जो सोशल हायरार्की है, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर, वो मेंटेन रहे, ऐसा इनका थॉट है। ये जो अचानक से चेंज हो गया सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, उस क्विक चेंज से घबराते हैं। इनका सबका तो नहीं, लेकिन कुछ का मानना था कि चेंज होने चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो ऐशो आराम की ज़िंदगी इन्होंने जिया है, पहली बात तो हट गया था। अब जब नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन हार गए, तो वापस पावर में ये सब आ गए, फिर से राजशाही लौटेगी, ऐसा चाह रहे हैं, फिर से वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी इनको याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको जीना चाह रहे हैं। और इन्हें ये भी पता है कि भाई अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, अब फ्रीडम की डिमांड बढ़ रही है, लिबर्टी की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में फिर से वही पुराना तरीका शायद अब न चल पाए। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में सब कुछ है, फिर भी जो शान शौकत की ज़िंदगी उसे छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू का क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पुरानी
सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, बस थोड़े चेंजेस के साथ। प्रॉपर्टी शुड बी ठीक है, प्रिजर्व्ड। ये ओवरऑल कह सकते हैं आप प्री रिवोल्यूशनरी एज में जाना चाह रहे हैं। रिवोल्यूशन होने के पहले जो व्यवस्थाएं थी सेम वही चीज़ चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपोज करते हैं कि नहीं भाई अब तो थोड़ा चेंज सचमुच होना चाहिए। कुछ ऐसे कंजर्वेटिव लोग थे इनका मानना था कि भाई अब सोसाइटी में थोड़ा चेंज होना चाहिए भाई, वरना कल को फिर से एक रिवोल्यूशन होगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ हैं जो पुरानी परंपरा को कंटिन्यू रखते हैं और कुछ चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आ जाएं, हाँ हमारा ऐशो आराम बना रहे, बाकी लोग को भी थोड़ा बहुत सहूलियत फैसिलिटी मिलती रहे। जब फैसिलिटी मिलेगी तो लोग को प्रॉब्लम जो होगी नहीं तो काहे को हमें परेशान करेंगे, काहे वो रिवोल्यूशन करेंगे, है ना। इसलिए तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर नेपोलियन डिफीटेड, है ना, नेपोलियन डिफीटेड इन 1815। सो 4 यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, दे कलेक्टिवली फाट विथ नेपोलियन एंड दे डिफीटेड नेपोलियन। इस युद्ध को कहते हैं बेटा बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू। वैसे मैक्सिमम हमारे जो हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं, युद्ध हुए हैं, हर युद्ध का एक नाम होता है, हर एक मिशन का एक नाम होता है। तो ऐसे ही नेपोलियन के इस युद्ध का जो 1815 में हुआ है, इस युद्ध का नाम, इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। अब हुआ क्या है, 4 लोग मिलकर लड़े हैं तो कहीं ना कहीं जीत तो गए ही हैं, मीटिंग तो कंफर्म है भाई। नेपोलियन का जो चीज़ हम पाए हैं या जीते हैं उसे बांटना भी तो है। जो चीज़ें वापस चली गई थी नेपोलियन के पास उससे उसे वो मिला है, फिर से शेयर भी तो करना है। सो ए कांग्रेस वाज होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो ऑस्ट्रिया के एक चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने इस पूरे कांग्रेस को, मीटिंग को हिट किया, डील किया, और इसके तहत इस मीटिंग में ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी को कहते हैं द फेमस ट्रीटी हियर, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में आता है वियना, तो दैट्स वाई वियना में हुआ था, इसलिए इसका नाम हुआ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। अब बात करते हैं इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या समझौते, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए। आपको मैंने पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं जब भी आज़ादी का जो बिगुल है जब भी बचा है तो फ्रांस में बचा है। यानी कोई रिवोल्यूशन हुआ है, कुछ अलग हुआ है, कुछ हटके लीक से हुआ है, क्रांति हुई है, तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं यूरोप में, उसकी शुरुआत कहीं कि फ्रांस से हुई है। ऐसा 2-3 बार हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा भी था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप गेट्स कोल्ड। तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसको आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, डू के बाद अंडू करते हैं, तो जो नेपोलियन ने किया हुआ है अपने रूलिंग के दौरान, जो जो स्कीम्स, जो जो काम उन्होंने किया था, उन सब को अंडू कर दिया गया। मीन्स अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस अप्लाइड बाय नेपोलियन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फ्रांस में क्या था, कौन सी डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी को ठीक है फेंका गया था उखाड़ करके, थ्री अवे। सो द बॉर्बन डायनेस्टी डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड। एक बार फिर से फ्रांस का एरा जिस पे नेपोलियन राज कर रहा था, जब वो मिल गया है तो फ्रांस पे फिर से उस पुरानी डायनेस्टी को दे दिया जाता है रूल करने के लिए फ्रांस को। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज annexed by Napoleon. So a series of states were set up on boundaries. भैया देखिए, सबको डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कल को फिर से फ्रांस से ही ये आज़ादी का मांग उठने लगे, फिर से कोई कल को लीडर आए और फिर से पूरे यूरोप में अपना साम्राज्य फैलाए, और हम जो कंजर्वेटिव जो हैं, जो रूलिंग हैं, जो मोनार्क हैं, उनका पूरा सत्ता ख़त्म हो जाए। तो कल को ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया, फ्रांस का जो एरिया था उसके बॉर्डर के साइड में नए नए स्टेट्स बना दिए गए, जिससे कल को अगर कोई फ्रांस से आगे निकलता है तो पहले उन स्टेट्स से लड़े, हाँ उन स्टेट्स में रहे, ताकि दूसरे एरिया में न जा पाए ये चीज़। तो फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी annexed बाय नेपोलियन, देन अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन बाउंड्रीज। आगे क्या होता है, रशिया। अब चूँकि 4 कंट्रीज़ हैं तो सब कुछ न कुछ लेंगे ही। रशिया को मिलता है पोलैंड का हिस्सा, सो रशिया गॉट पार्ट ऑफ पोलैंड। प्रशिया PRUSSI, प्रशिया को मिलता है
पोर्शन ऑफ सैक्सोनी जो कि न्यू टेरिटरी ऑन वेस्टर्न साइड था। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिलता है ओवर नॉर्दर्न इटली, ठीक है। सो टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस इन फ्यूचर, इसकी वजह से सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाए गए थे। तो रशिया को मिल गया पोलैंड का पार्ट, रशिया को मिला सैक्सोनिक, ठीक है, और ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल। बचा ब्रिटेन को क्या मिला? ब्रिटेन को मिला भैया बाबा जी का कुछ नहीं, मतलब ब्रिटेन फिलहाल इस ट्रीटी में कुछ भी नहीं पाया, ये चीज़ है, सॉरी ओके। सो ब्रिटेन गॉट नथिंग, बट एक और काम था जो अंडू की रूप में नहीं हुआ। नेपोलियन का एक काम जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था उसको अनटच्ड रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अब क्या हो गया? रिस्टोर्ड मोनार्क, ठीक है, रिस्टोर्ड मोनार्क। ऑल्दो दे वांट टू गो प्री रिवोल्यूशनरी डेज while some were not believed in that because some wanted monarchical ruling with changes, as you can say constitutional monarchy, ठीक है, ये चीज़। अगला टॉपिक हमारा है बेटा, जब ट्रीटी ऑफ वीना हो गया, सब कुछ सारे समझौते हो गए, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, कुछ रिजल्ट मिला उसका, उसकी बात करते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ 1815 ट्रीटी ऑफ वीना की बात करते हैं। अब क्या हुआ बेटा? कंजर्वेटिव रेजाइम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब पूरी व्यवस्था क्या कर दी गई? वापस से ऑटोक्रेटिक कर दी गई, ठीक है, यानी एक तांत्रिक कर दी गई, एकाधिकार हो गया रूलर्स का, वही सब कुछ चलाएंगे। मीन्स मोनार्की रहेगी, चर्च रहेंगे और सोशल हायरार्की रहेगी, यानी मोनार्की मतलब रूलर होगा, पूरा एक छत्र पूरा उसी के पास ताकत रहेगा, सब कुछ वही देखेगा, न्याय, जस्टिस, गवर्नेंस सब कुछ उसके हाथ में रहेगा। चर्च पहले की तरह फिर से उनको अधिकार मिल जाएंगे। चर्च के जो फादर्स हैं उनको टैक्स से एग्जाम्पशन, कुछ प्रिविलेजेस, और समाज के कुछ अमीर वर्ग के लोग, ठीक है, अमीर जो घराने हैं, अमीर लोग जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं, फिर से उनके कुछ अधिकार मिल गए। अच्छा, उसके अलावा क्या हो गया? चूँकि एक बार सत्ता जा चुकी है, लोगों का विरोध हुआ था, अब कहीं न कहीं चाहते हैं कि फिर से ऐसा कुछ ना हो। सो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? क्योंकि अब ये चाहते नहीं कोई इनका विरोध करे, कोई इनका बुराई करे, क्रिटिसिज्म नहीं चाहते हैं। दे कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्होंने क्या कर दिया? उन सभी के एक्टिविटीज़, उन सभी के अधिकार को कहीं न कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जो क्वेश्चन कर रहे थे इस ऑटोक्रेटिक गवर्निंग को, ठीक है, क्योंकि विरोध चाहते नहीं हैं। तो ऐसे में सभी राइट्स कहीं न कहीं धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं लोगों के, ताकि वो कल को फिर से सर न उठाएँ, फिर से रिवोल्यूशन न करें। और इसके लिए क्या कर दिया? इसके लिए क्या कर दिया? सेंसरशिप लगा दिया। दे इम्पोज्ड सेंसरशिप। सो इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉ। सेंसरशिप का क्या मतलब हो गया? सेंसर करना, यानी कैंची चलाना ऐसी चीज़ों पर जो सरकार के विरोध में हो, सरकार के अगेंस्ट में हो, या लोग प्रोवोक हो रहे हो, या लोगों को प्रोवोक किया जा रहा हो सरकार के खिलाफ। ये चीज़ मीन्स नो पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, इवन प्ले एंड सॉन्ग्स। जो एकांकी होते हैं ना, नाटक वगैरह होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें, गीत के माध्यम से सरकार का जो विरोध होता है, आजकल देखते हैं ना आप, चुटकुले वगैरह, शायरी वगैरह होते हैं ना, लोग इरोनिकल चीज़ें, वो सब चीज़ें सेंसर लगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी चीज़ें जिनमें दैट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, दीज आर ऑल कर्व एंड केम इनटू सेंसरशिप लॉ। अब जब इतना स्ट्रिक्ट कर दिया चीज़ों को, तो निश्चित था कि कोई भी विद्रोह जो करेगा उसको तो पकड़ेंगे, जेल में भेज देंगे, मार भी सकते हैं। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्या वो चुप बैठे? फिलहाल देखिए बेटा, एक चीज़ जानते रहिए, कभी कभी मौके के हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मौके के हिसाब से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो वीर सावरकर जी हैं, वीर सावरकर जी वो जेल में रहे, काल कोठरी में रहे, अंडमान निकोबार में कैद रहे कई साल तक। तो कुछ लोग आज जो हमारे पॉलिटिशियन हैं
वो उनका विरोध करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वीर सावरकर जी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली ऐसा कह करके। ठीक है, तो सावरकर जी का रोल इतना बड़ा है बेटा। 1857 का जो रिवोल्ट इंडिया में हुआ था उसे कहीं ना कहीं प्रयास किया गया था, क्या दिखाने का प्रयास किया गया था, दिस वॉज जस्ट अ रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, एक बड़ा आंदोलन नहीं था, पूरे देश में आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया। दिस वॉज जस्ट अ म्यूटिनी। ठीक है, म्यूटिनी रिवोल्ट, इतना दिखाने का प्रयास किया। लेकिन वीर सावरकर जी की वजह से ही इसे देशव्यापी आंदोलन माना गया था, आज़ादी का पहला कोशिश आज़ादी पाने का। तो कभी कभी बेटा कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से भी काम करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। जो वीर सावरकर जी ने किया वही चीज़ यहाँ पर भी। तो जो रिवोल्यूशनरीज़ हैं वो अंडरग्राउंड हो गए, मौके के हिसाब से वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अंडरग्राउंड हो गए तो मतलब छुप गए, ऐसा नहीं कि ज़मीन के अंदर चले गए, छिप गए वो, ताकि सरकार और गवर्नेंस के अप्रोच में ना आ पाएँ, और छुपते हुए इन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। अब बेटा अगला टॉपिक हमारा है द रिवोल्यूशनरीज। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिप्रेशन, डर था, दमन का दबाव था, सो मेनी नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड नाउ। हुआ क्या, जो अंडरग्राउंड हो गए तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, यानी ऐसा ग्रुप लोगों का, ऐसा सोसाइटी बनाया ताकि सरकार के लोगों को आइडिया नहीं लगे कि कुछ हो रहा है, धीरे धीरे चुपचाप काम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ धीरे धीरे चुपचाप काम कर रहे थे लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ाद जी, है ना ऐसा। सो सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश्ड एंड मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ बनाई, कुछ ग्रुप बनाए, और जो लोग नए लोग आ रहे थे उस ग्रुप में उनको ट्रेन किया जा रहा था, और उनके माध्यम से ये आइडिया ऑफ, ठीक है, लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, ये सब आइडिया स्प्रेड किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। उस ज़माने में, उस दौर में यूरोप में, टू बी रिवोल्यूशनरीज एट दैट टाइम मीन टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। भाई उस समय रिवोल्यूशनरीज का क्या मतलब, वो जो मोनार्कियल सिस्टम का विरोध करते हों, उस तौर तरीका का विरोध करते हों, सत्ता एक ही लोग के पास रहे, मनमर्जी हो ना, आर्बिट्रेरी हो, उसका विरोध करें। अमीर लोग आराम से रहें, उनके पास ज़मीन है, जैसा मन जैसे काम कर रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे जो लोगों का किसान हैं वो उनकी ज़मीन में काम करें, सैलरी मिले ना मिले, धान मिले ना मिले, है ना, नौकर के रूप में काम करें, तो सारी चीज़ों का विरोध करते थे। तो उस ज़माने में रिवोल्यूशनरीज का मतलब यही है जो मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करता हो। अच्छा, कैसे, जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गया था उसके बाद फिर से आगे था ना ये मोनार्कियल सिस्टम, उसके अगेंस्ट में फाइट करना, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, ये चीज़। सो एज दे वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस, नाउ दे वांट नेशन स्टेट विथ कॉमन आइडेंटिटी। इन रिवोल्यूशनरीज का प्रयास क्या था, ये हमारा एक नेशन स्टेट हो, यानी जो मिक्सअप है, यानी किसी एक रूलर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एरिया हैं, और सबका अपना अपना डाइवर्स कल्चर है, सब डाइवर्स चीज़ें हैं। तो अब एक यूनिफिकेशन हो, एक पर्टिकुलर भाषा का इंसान एक एरिया जिस एरिया में रहता है वो उसका एक नेशन के तौर पे नाम हो। ठीक है, ये चीज़। सो वन सच इंडिविजुअल, ऐसे किसी एक शख्स का नाम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उनका नाम है गुसिप मैजिनी, जिनका जन्म हुआ था जिनेवा में 1807 में। ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी, ये भी किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। बाद में इन्होंने भी अपना सीक्रेट सोसाइटी डेवलप किया था। ओवरऑल ही वाज मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी में शामिल थे, इसलिए एग्जाइल्ड हो गए, अपने आप को बचाने के लिए छिप गए, बाहर निकल गए दूर इलाके में, और अपनी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी को करते रहे लिगुरिया में। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, एक नाम है यंग इटली कहाँ था, मर्सिल्स में, और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। यंग इटली का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, गुसिप मैजिनी इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका थॉट क्या था, ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। सो इटली कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, इट हैड टू फॉस्ट into a single unified republic within wider alliance of nation। इनका मानना था कि जब ईश्वर ने ही सब कुछ सारी व्यवस्था को बनाया है, जब वो खुद उनका जो तरीका था, लोग थे अब नेचुरल तरीके से थे, एक यूनिटी थी मैनकाइंड की, तो हाउ इटली कैन बी ए पैचवर्क, कैसे एक पिट्ठू सा काम हो सकता है, इटली एक पिट्ठू की तरह रहे, ऐसे रूलर्स की हाथों में बना रहे, कब्जे में रहे। तो उनका मानना था इटली को भी एक यूनिफाइड होना पड़ेगा, रिपब्लिक होना पड़ेगा और एक अलायंस हो जिससे नेशन के तौर पर इटली जाना जाए। इसी आइडिया को बाद में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड ने भी फॉलो किया। वैसे मेटरनिक ने कहा भी था गुस्टिप मैजिनी के बारे में, ही मीन्स द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। भाई मेटरनिक क्या थे, ऑटोक्रेटिक व्यवस्था के तहत चल रहे थे वो ना ऑस्ट्रिया में, तो खतरा कौन था, गुस्टिप मैजिनी जैसे लोग। तो ऐसे में उन्होंने गुस्टिप मैजिनी के बारे में कहा था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सो नाउ दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे थोड़ा लंबा भी हो गया है। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू सून।